नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में भारतीय इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 15वां पार्ट लेकर आ गया हूं, जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आने वाले RRC ग्रुप डी एग्जाम के लिए जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और जीके, करंट और साइंस मिक्स के डेली वीडियो आपको चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक और चैनल है ओम जायसवाल, आप इस चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस टॉपिक वाइज, जीके टॉपिक वाइज, मैथ टॉपिक और जितने भी टॉपिक वाइज वीडियो दोस्तों सारा ओम जायसवाल चैनल से मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए वह कौन थे? आपको बताना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। आपको बताना है कि जो भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए वह कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पुर्तगाली। आपको बता दें दोस्तों कि यूरोपियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापार की दृष्टि से भारत आए और गोवा में पुर्तगालियों ने अपनी बस्ती बनाई और व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। बाद में डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी आए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत में सबसे बाद में कौन यात्री गए? आपको बताना है कि भारत से सबसे बाद में कौन यात्री गए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुर्तगाली। आपको बताया दोस्तों कि सर्वप्रथम पुर्तगाली 1498 ईस्वी में भारत आए और भारत से सबसे बाद में गए। पुर्तगालियों ने वर्ष 1961 में गोवा क्षेत्र से अपना अधिकार हटाया और यूरोप चले गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत में तथाकथित यूरोपीय फैक्ट्रियां थी। आपको बताना है कि जो भारत में तथाकथित यूरोपीय फैक्ट्रियां कैसी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भंडार गृह। आपको बता दें दोस्तों कि भारत में यूरोपीय फैक्ट्रियां भंडार गृह का कार्य करती थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य पर सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला? आपको बताना है कि सर्वप्रथम पुर्तगाली साम्राज्य पर प्रकाश किसने डाला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी डोमिंगो पेस। आपको बताया दोस्तों कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य पर सर्वप्रथम प्रकाश डोमिंगो पेस ने डाला और यह पुर्तगाली यात्री था तथा इसने 1520 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वास्को डिगामा ने भारत का समुद्री मार्ग आसा अंतरिप होकर ढूंढा और सबसे पहले कहां पहुंचा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अब मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। आपको बताना है कि जो वास्को डिगामा था वह भारत का समुद्री मार्ग आसा अंतरिप होकर ढूंढा और सबसे पहले कहां पहुंचा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कालीकट। आपको बताया दोस्तों कि मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा आसा अंतरिप होते हुए अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए हमने गणित के 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक ई बुक तैयार करवाया है, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी 2022 के लिए स्पेशली ई बुक है। दोस्तों इसमें जितने भी 500 प्लस प्रश्न है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सुपर गेस क्वेश्चन है आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप इस ई बुक को जरूर से जरूर ले लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक और ई बुक है 70 प्लस महत्वपूर्ण टॉपिक का, ऑल इन वन टॉपिक है दोस्तों। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, सारे के सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप इस ई बुक को भी जरूर ले लीजिएगा। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी। अब आपको बताना है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पुर्तगीज द्वारा। बता दें भारत तक समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा द्वारा की गई, जो कि एक पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः
किसके द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम बार रिपीट ये हुआ है। आपको बताना है कि ये तीनों जो जगह हैं उनका उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी पुर्तगालियों द्वारा। आपको बता दें गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः पुर्तगालियों द्वारा किया गया और 1510 ईस्वी में पुर्तगीज गवर्नर अल्बुकर्क जिसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, डच शब्द संबंधित है। अब आपको बताना है जो डच है वह किस देश से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नीदरलैंड से। आपको बताया दोस्तों कि डच नीदरलैंड्स या हॉलैंड के निवासी थे और पुर्तगालियों के बाद डच ही भारत आए और 1605 ईस्वी में डचों ने मसूलीपट्टनम में अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पौंडीचेरी में किसके उपनिवेश थे? अब आपको बताएं जो पौंडीचेरी है वहाँ पर किसके उपनिवेश थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फ्रांसीसी। बता दें दोस्तों कि 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी की नींव रखी और 1693 ईस्वी में फ्रांसीसियों के कब्जे से डचों ने पांडिचेरी छीन लिया, जो 1699 ईस्वी में संपन्न रिजविक समझौते के बाद ही पुनः वापस फ्रांसीसियों को मिल पाया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत में अपनी कंपनियां स्थापित करने के लिए ब्रिटिश को किससे अनुमति मिली है? अब आपको बताना है कि भारत में कंपनियां स्थापित करने के लिए ब्रिटिश को किससे अनुमति मिली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जहांगीर। आपको बताया दोस्तों कि जहांगीर ने अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया? अभी भी मैंने बताया आपको, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी सूरत। आपको बताया दोस्तों कि सूरत अंग्रेजों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से अति सुलभ था। अरब सागर नज़दीक होने के कारण अंग्रेज व्यापारी यहाँ से अपना माल आसानी से विदेशों में भेज सकते थे और इसके अतिरिक्त कपास, रेशम, नील आदि कच्चा माल इन्हें पश्चिम भारत से आसानी से प्राप्त होता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। आपको बताना है वह कौन सा अंग्रेज था जिसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सर थॉमस रो। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के पास भेजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी परमिटों को प्रयोग करने की कानूनी वैधता किसने पारित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी फर्रुखसियर। बता दें कि 1717 में ईस्वी में फर्रुखसियर ने एक फरमान अंग्रेजों को जारी किया जिसमें 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने की छूट दी गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सन 1690 में किस भारतीय नगर की खोज जॉब चरनॉक ने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि 1690 में किस भारतीय नगर की खोज जॉब चरनॉक ने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कोलकाता। आपको बता दें दोस्तों कि 1690 ईस्वी में जॉब चरनॉक ने कोलकाता नगर की स्थापना की और सर्वप्रथम कंपनी ने सुल्तानती, कलिकाता एवं गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त की और इन्हीं तीनों को मिलाकर जॉब चरनॉक ने कोलकाता नगर की कलकत्ता नाम से स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम क्या था? आपको बताना है कि अंग्रेज जो कि व्यापारिक रूप में भारत आए थे उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, उसका नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको बता दें अंग्रेजों ने जो कंपनी बनाई उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ब्लैक होल
एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो ब्लैक होल एपिसोड है वह किस युद्ध के पहले की घटना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्लासी युद्ध। आपको बताया दोस्तों कि 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को घेर लिया और 20 जून को 146 नागरिकों को बंदी बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया और इसमें से केवल 23 व्यक्ति अगले दिन सुबह जीवित बच पाए और यही ब्लैक होल एपिसोड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो सिराजुद्दौला था उसकी हार किस युद्ध में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्लासी। आपको बता दें दोस्तों कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था और इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था और हार का कारण मीर जाफर एवं राय दुर्लभ की गद्दारी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। आपको बताएं जो प्लासी का युद्ध है वह किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पश्चिम बंगाल। आपको बताएं दोस्तों प्लासी युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद से 22 किमी की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टीपू सुल्तान निम्न में से किसका पुत्र था? आपको बताना है जो टीपू सुल्तान था वह इनमें से किसका पुत्र था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हैदर अली। आपको बताएं दोस्तों टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के यूसुफाबाद में हुआ था और उसका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था और उसके पिता का नाम हैदर अली तथा माता का नाम फातिमा फखरुन्निसा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, टीपू सुल्तान की राजधानी किस स्थान पर थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है दोस्तों। आपको बताएं जो टीपू सुल्तान की राजधानी किस स्थान पर थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी श्रीरंगपट्टनम। आपको बता दें टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था और टीपू सुल्तान के शासनकाल में दौरान मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस शासक ने विदेशों में आधुनिक प्रकार के दूतावास स्थापित किए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपको बताना है कि किस शासक ने विदेशों में आधुनिक प्रकार के दूतावास को स्थापित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी टीपू सुल्तान ने। बता दें दोस्तों कि टीपू सुल्तान को तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध अवश्यंभावी प्रतीत हुआ और एतवे उसने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया और 1784 और 1785 ईस्वी में कस्तूनतूनिया को एक राजदूत भेजा और 1787 ईस्वी में उसने एक दूतमंडल फ्रांस भी भेजा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम रिपीट हुआ है। आपको बताएं जो टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल है वह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी दरिया दौलत बाग। बता दें दरिया दौलत बाग जिसे गार्डन ऑफ द वेल्थ कहते हैं टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? बताना है जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मंगलौर। आपको बताया दोस्तों कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ और यह संधि अंग्रेज सेनापति आयरकूट तथा टीपू के बीच हुई और इसके तहत दोनों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश लौटा दिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कौन से युद्ध में हुई थी? आपको बताना है टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी श्रीरंगपट्टनम। बताएं दोस्तों कि टीपू सुल्तान कभी भी सहायक संधि के लिए तैयार नहीं हुआ, अतः गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने टीपू सुल्तान पर फ्रांसीसियों के साथ मिलने का आरोप लगाया और 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की घोषणा कर दी
और 4 मई 1799 को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था? इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बक्सर का युद्ध। आपको बताया दोस्तों कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ, जिसमें अवध के नवाब मीर कासिम तथा मुगल सम्राट शाह आलम की सम्मिलित सेनाओं को अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो ने पराजित किया और 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और सुराजुद्दौला के बीच संधि संपन्न हुई, जिसके अनुसार सुराजुद्दौला ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले सहित 50 लाख रुपए की धनराशि हर्जाने के रूप में देकर संधि कर ली। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे हमारे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।